हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप जो है वीडियो को शेयर अवश्य करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बॉटम लाइन। देखिए, बॉटम लाइन का हिंदी अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य। क्या होता है? अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो है तथ्य, अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। देखिए, इसका सही स्पेलिंग होगा MEATERIAL। क्या होगा? METERIAL, मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज। तो देखिए 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा? फादर। दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो देखिए कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रायम्फ। तो देखिए ट्रायम्फ ये नाउन है, इसका मतलब होता है जीत। क्या होता है? जीत। ठीक है, तो नाउन है, इसका मतलब होता है जीत। इसके कुछ सिनोनिम होगा विक्ट्री। ठीक है, इसके अलावे होगा कॉन्क्वेस्ट, विन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ट्रायम्फ यह नाउन है, इसका मतलब होता है जीत। इसका सिनोनिम होगा आपको विक्ट्री। ठीक है, इसके अलावे होगा WIN, विन, और कॉन्क्वेस्ट, CONQUEST। ठीक है, उसके बाद देखिए फेल्यूर माने होता है असफलता, डिजास्टर मतलब होता है आपदा, सौरो मतलब होता है दुख। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम। तो 5 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? BYCYCL, बाइसिकल। तो बाइसिकल इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन। तो देखिए 6 का जो ये हो जाएगा आपको राइट आंसर ए ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अभिनंदन। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अभिनंदन। ठीक है, शुभकामना, अभिनंदन। उसके बाद क्या होता है? तो अभिनंदन और शुभकामना। ठीक है, क्या होता है? अभिनंदन, शुभकामना, अभिनंदन, शुभकामना, स्तुतिवाद, स्तुतिवाद। ठीक है, स्तुतिवाद। तो याद रखना है अ रिमार्केबल डैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमायरेशन, यानी कॉम्प्लीमेंट, अभिनंदन, शुभकामना, स्तुतिवाद। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है, देखिए CRITIQUE, इसका मतलब होता है समालोचन। क्या होता है? समालोचन। ठीक है, समालोचन, समीक्षा। ठीक है, समालोचन, समीक्षा। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। ठीक है, उसके बाद देखिए CENSUR, इसका मतलब होता है कलंक, आक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की यदि बात करें, 7 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो 7 की देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो देखिए 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा? रेप्टाइल्स, यानी रेंगने वाला जंतु। क्या है? रेंगने वाला जंतु। ठीक है, रेंगने वाला जंतु को क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट पतंगे। मैमल्स मतलब क्या होता है? स्तनधारी जीव जंतु है। एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ मेनी डेज। क्या है यहाँ पे? है हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये तो सब जानते हैं, क्या होगा? 7, यानी देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 9 से जो है क्या होता है? हिंदी शुरू होता है। 9 से हिंदी शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए 9 है कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि, ए ऑप्शन। तो देखिए निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा आपको निह जोर गुण। क्या होगा? निह जोर गुण। ठीक है, तो निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निह जोर गुण। ठीक,
विसर्ग के बाद च या छ हो तो स अथवा स हो जाता है, तालव्य स दंत स। जैसे निह जो छल निश्चल, विसर्ग के बाद तालव्य स दंत स आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात उसके स्थान पर आगे का अक्षर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सी ऑप्शन महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख होना। देखिए, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है बड़ी कोशिश करना। नानी याद आना मुहावरे का अर्थ है होश ठिकाने आना। खंड खंड करना मुहावरे का अर्थ है नष्ट कर देना। कयामत ढाना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? ठीक है, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? डी ऑप्शन। तो देखिए, पुत्री का पर्यायवाची शब्द है आत्मजा तथा नंदिनी होगा। ठीक है, आत्मजा नंदिनी। ठीक है, उसके बाद पुत्री का अन्य पर्यायवाची शब्द यदि देखें तो कन्या होगा। क्या होगा? कन्या। उसके बाद अंगजा, कन्या अंगजा बेटी। ठीक है, कन्या अंगजा बेटी। ठीक है, कन्या अंगजा बेटी, छोरी, तनुजा, दुहिता, घी, धिया, नंदना, साहबाजादी, कुमारी, सुता, तन्या, लड़की आदि। सुधा का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष, अम्य, सोम, अमी, जीवनोदक, अमृत आदि। नेक्स्ट, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो सी ऑप्शन बहुब्रीहि। गिरिधर में बहुब्रीहि समास प्रयुक्त है। बहुब्रीहि का अर्थ होता है बहुत धनों वाला, अर्थात संपन्न। ठीक है, अर्थात संपन्न। इस समास में प्रयुक्त पद किसी अन्य की विशेषता को प्रकट करते हैं। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास के 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन उल्लेख। नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार है। जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भागों में बंटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। उल्लेख अलंकार अर्धालंकार का एक भाग है। जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, वहाँ अर्धालंकार होता है। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें 14 है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में यमक अलंकार है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय की उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब समास जो है धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? 15 का बी द्विवर। देवर शब्द का तत्सम रूप द्विवर है। देवर शब्द द्विवर का अपभ्रंश है। द्विवर का अर्थ होता है द्वितीय वर। पति के छोटे भाई को देवर कहा जाता है। नेक्स्ट, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा मिटाना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा या दुश्मनी को और बढ़ाना। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है भारी विपत्ति आना। दंड कमंडल मुहावरे का अर्थ है संन्यास लेना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद है आपको सी ऑप्शन स्वर्ग जोर आरोहण। ठीक है, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद होगा स्वर्ग जोर आरोहण। फिर है संधि शब्द का अर्थ है कि मेल, संयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट, तरल का विलोम शब्द है तो बी ऑप्शन ठोस। तरल का विलोम शब्द है ठोस। देखिए, जैसे सरल का है कठिन, तीक्ष्ण का है कुंठित, जटिल का है सरल, ठीक है, तम का है प्रकाश, अतीत का है भविष्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात करें 19 है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो 19 का होगा बी ऑप्शन क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। क्या है? क्रोध। उसके बाद देखिए
करुण रस का अस्थायी भाव है शोक, भयानक रस का है भय, विभत्स रस का है घृणा निंदा, और वात्सल्य रस का है स्नेह, भक्ति रस का है अनुराग, हास्य रस का है हास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बी इसका होता है बी श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होता है वहाँ जो है वहाँ पे होता है वित्त्यानुप्रास अलंकार। रसानुकूल वर्ण विन्यास की को वृत्ति कहते हैं। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ पे शेकानुप्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सी ऑप्शन संप्रदान कारक। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए इस वाक्य में संप्रदान कारक है। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्तियाँ के लिए हेतु निर्मित वास्ते आदि। नेक्स्ट कहता दिए गए वाक्य का वह भाग्य जिसमें कोई त्रुटि है। कहता लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। तो देखिए 22 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी जिंदगियों में कभी। तो देखिए कहता है कि जब जिंदगी संज्ञा शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जाना चाहिए। इस कारण इस स्थान पर जिंदगियों के बदले में जिंदगी का प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 23 है कि जिसकी दो माताएं हों के लिए निम्न में इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो इसका ए ऑप्शन द्विमातुर। तो जिसकी दो माताएं हों के लिए उपयुक्त शब्द द्विमातुर है। स्त्रियों जैसा हो उसके लिए एक शब्द है स्त्रीन। जो पति के लिए मर मिटे उसके लिए एक शब्द है सती। नेक्स्ट कहता है 24 नंबर है इनमें से चित्तरंजन का विलोम क्या है? चित्तरंजन का विलोम क्या है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए चित्तरंजन चिरंतन है। ठीक है, क्या है? चिरंतन। ठीक है, चिरंतन का विलोम क्या है? जो चिरंतन का विलोम शब्द होगा नश्वर। ठीक है, अल्पजीवी का विलोम होगा दीर्घजीवी। ठीक है, क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। ठीक है, क्या होता है? शाश्वत। तो चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जिसका कोई शत्रु पैदा न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो देखिए 25 की यदि बात करें तो 25 का होगा बी ऑप्शन अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा अजात शत्रु। अंधेर खाता मुहावरे का अर्थ है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। अक्ल चकराना मुहावरे का अर्थ है कुछ समझ में न आना। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित मुहावरे का उचित विकल्प बताइए। आँखों से गिरना। तो यहाँ पे देखिए आँखों से गिरना 26 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है कोई महत्व न रहना। क्या होता है? कोई महत्व न रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे यदि देखें तो देखिए को इस पे यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, 27 में है कि गद्यांश में जो है संकेतित रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, फर्स्ट के लिए उपयुक्त। देखिए संगीत के बारे में प्रायः जन साधारण की यह मान्यता है कि यह मन बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन है अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः खाली स्थान के और भी उपयोग है। खाली स्थान के और भी उपयोग हैं। तो देखिए 27 का क्या हो जाएगा? खाली स्थान के यानी संगीत के और भी उपयोग है। संगीत के बारे में चर्चा हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? संगीत के और भी उपयोग है। ठीक, उसके बाद देखिए यह जो है खाली स्थान ही नहीं मुख पशु पक्षियों तक की यह खाली स्थान ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कहता है यह खाली स्थान ही नहीं। तो खाली स्थान ही नहीं 28 में ऑप्शन के हिसाब से चले तो देखिए मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य रखिए। देखिए क्या होगा कि यह जो है मनुष्य ही नहीं मुख पशु पक्षियों तक की खाली स्थान को प्रेरित करने में सक्षम है। तो यहाँ पे देखिए यानी 28 का राइट आंसर तो सी हो जाएगा। अब 29 में देखिए क्या है? 29 में क्या भरे? घ्राण स्वाद भावना। अब देखिए 29 में यदि खाली स्थान में देखिए कहता पशु पक्षियों तक की खाली स्थान को प्रेरित करने में सक्षम है, यानी भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य सक्षम है, मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक। तो देखिए 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी भावनाओं। ठीक है, क्या होगा? भावनाओं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है जिसका कोई सिद्धांत न हो, यानी सिद्धांत रहित। तो सी ऑप्शन, सिद्धांत रहित व्यक्ति। ठीक है, तो 30 का होगा सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है देख लेते हैं आपको। देखिए यहाँ से जो है एक और जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ समवन हेल्प्स यू यू शुड यू से इंस्टेड। तो देखिए एक का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ये क्या होगा, तो यहाँ पे यदि गौर करें तो इसका हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, थैंक यू। कहता इफ़ समवन हेल्प्स यू व्हाट शुड यू से इंस्टेड। देखिए यदि आपको कोई मदद करता है तो इसके बदले में उसे आप क्या कहते हैं, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी इफ़ समवन हेल्प यू यू शुड मस्ट से थैंक यू। ठीक है, यदि आपको कोई मदद करता है तो आप जो है उसे अवश्य कहना चाहिए थैंक यू। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज, दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी ब्रदर इन लॉ। दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता सेलेक्ट दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, क्या होगा, बी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे रिपीटेशन की स्पेलिंग जो है यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, रिपीटेशन REPETITION, रिपीटेशन। ठीक है, कि स्पेलिंग क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए 4 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी टू बी रॉन्ग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग। ठीक है, टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, इसका राइट आंसर होगा टू बी रॉन्ग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट। क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट यह वर्ब है और इसका अर्थ होता है रोकना। क्या होता है, रोकना या फिर बाधा पहुंचाना। क्या होता है, बाधा पहुंचाना। ठीक है, बाधा पहुंचाना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी CURB, कर्ब। ठीक है, कर्ब मतलब ही होता है रोकना। क्या होता है, रोकना। ठीक है, उसके बाद देखिए UNCLOG, इसका मतलब होता है अनवरुद्ध करना। रिप्लेस मतलब होता है बदलना, रिप्लीज मतलब होता है छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इंड्योर, ENDURE। ठीक है, ही लर्न टू इंड्योर हंगर एंड कोल्ड। तो देखिए इंड्योर क्या है, वर्ब है। इंड्योर क्या है, वर्ब है और इसका मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। सहना या फिर बर्दाश्त जो है, बर्दाश्त करना। ठीक है, सहना, बर्दाश्त करना। तो 6 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्या होगा, रिसिस्ट। रिसिस्ट। ठीक है, रिसिस्ट मतलब होता है रोकना। क्या होता है, रोकना। तो देखिए इंड्योर, इसका एंटोनिम हो जाएगा रिसिस्ट। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा डिसएलो, रिजेक्ट, ओपोज। ठीक है, और परसिस्ट मतलब होता है कायम रहना, दृढ़ रहना। रिकॉन्साइल मतलब होता है समझौता करना। सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना, जीवित रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता है प्ले विद फायर। क्या कहता है, प्ले विद फायर। इसका मतलब होता है खतरों से खेलना। ठीक है, खतरों से खेलना। ठीक है, खतरों से खेलना। ठीक है, प्ले विद फायर का मतलब होता है खतरों से खेलना, यानी टू डू समथिंग रिस्की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, टू डू समथिंग रिस्की। ठीक है, इसका यूज यदि करें तो यू आर प्लेइंग विद फायर इफ़ यू ट्राई टू चीट ऑन दी टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, क्या होगा, एग्नोस्टिक। अब देखिए वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस मतलब होता है ईश्वर की सताव अस्तित्व में विश्वास न रखने वाला। ठीक है, इसको कहते हैं एग्नोस्टिक।
क्या कहता है, एग्नोस्टिक। हैगार्ड मतलब होता है देखने में थका हुआ और चिंतित, ठीक है। पैंथिस्ट मतलब होता है सर्वेश्वरीवादी यानी ब्रह्मावादी। एंकर मतलब होता है उद्घोषक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ से हिंदी शुरू होता है, कहता है 9 से 13 तक इस पैसेज को पढ़ना है। तो चलिए पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पैसेज बार बार देखना पड़ेगा, इसीलिए पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्यार्थी को चाहने वाला। विद्यार्थी शब्द की तरह अनुशासन शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है। अनु प्लस शासन, अनुशासन का अर्थ होता है अपने को वश में रखना, आदेश या नियमों का पालन करना, नियंत्रण अथवा व्यवस्था का नाम ही अनुशासन है। अनुशासन समाज के नियमों का ही दूसरा नाम है। यद्यपि अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है, तथापि जो है विद्यार्थियों के लिए तो यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। इस काल में जैसे संस्कार, जैसे प्रवृत्तियों और जैसी आदतों का विकास हो जाता है, वे जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। जिस प्रकार किसी भवन का स्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर होता है, उसी प्रकार मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी के काल सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होती है। विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है। पूर्णतया विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं होता है। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट तो सकती हैं, मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो, जो कुछ अंकित करना हो किया जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक बार कुछ अंकित हो जाए, फिर से वह अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा इस काल को भावी जीवन की तैयारी काल, इसमें तरह तरह के सुसंस्कार और सद्धितियाँ डालने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो 9 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, तत्सम उपसर्ग। अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग तत्सम उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुरूप, अनुस्वार। संस्कृत उपसर्ग है प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, अलम, आवीर, आ, निस, नीर, अति, शु, उत, अभि, प्रति इत्यादि। नेक्स्ट 10 अनुशासन का अर्थ, डी ऑप्शन। तो देखिए अनुशासन का अर्थ होता है स्वयं पर नियंत्रण रखना, ठीक है, समाज के नियमों का पालन करना। अनुशासन शब्द अनु प्लस शासन से बना है। अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है। उपरोक्त गद्यांश में विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन के महत्व की विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है? तो डी ऑप्शन। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत साथ देती है। विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन की आधारशिला को दृढ़ता प्रदान करता है। विद्यार्थी शब्द विद्या प्लस अर्थी से बना है। मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी काल के सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होती है। विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है? ठीक है, किसकी उपमा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए ऑप्शन, भवन। तो इस गद्यांश में मानव जीवन को भवन से उपमा दी गई है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जिस प्रकार किसी भवन का स्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन की सफलता उसके अनुशासन, चरित्र, व्यवहार और आचरण पर निर्भर करता है। ठीक है, जिस प्रकार सफ़ेद चादर एक पर बार से जो है अंकित करने के बाद पुनः जो है
पूर्णावस्था प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार एक बार विद्यार्थी के मानस पटल पर जब बैठ जाता है तो उसे बदलना कठिन होता है। 13 है कि इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त किया गया है? तो 13 का होगा बी, छात्रावस्था। ठीक है, तो विद्यार्थी का पर्यायवाची शब्द छात्र, शिष्य, अध्ययनकर्ता, शिक्षार्थी है। विद्यार्थी का बहुवचन विद्यार्थीगण है। नेक्स्ट देखिए, कहता है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व, तो 14 का होगा बी, अंतस्थ। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। उष्ण व्यंजन है तालव स मदंत स, तालव स मदंत स दंत स ह। इसको क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन, उष्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ हो गया य र ल व, याद रखना है। संयुक्त व्यंजन की यदि बात करें तो अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, जो बिन, ठीक है, उस पर अनुस्वार और चंद्र बिंदु तथा विसर्ग भी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। 15 क्वेश्चन नंबर कहता है कि इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? 15 का होगा सी, आलोक। तिमिर शब्द का विलोम शब्द है आलोक। ठीक है, कठिन शब्द का विलोम है सरल। ठीक है, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द है प्रकृत नैसर्गिक। ठीक है, कुलुस का विलोम है निष्कुलुस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता विषम्य स्थायी भाव किस रस में होता है? 16 का बी, अद्भुत। विषम्य स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। क्वेश्चन नंबर 17 ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो 17 का सी, नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द नास्तिक है। ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द आस्तिक है। अधिक बकवास करने वाला के लिए एक शब्द जो है प्रगल्भ है। पिता के पिता के लिए एक शब्द है पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? 18 का होगा ए ऑप्शन, क्या दीवार बहुत ऊंची है? ठीक है, देखिए वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि का। 19 है अतएव शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा? तो 19 का ए, अतः जोर एव। क्या होगा? अतएव का होगा अतः जोर एव। दैनिक का संधि विच्छेद होगा दीन जोर इक। जलोदय का संधि विच्छेद होगा जल जोर उदय। यथोचित का होगा यथा जोर उचित। क्वेश्चन नंबर 20 है मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 20 का होगा सी ऑप्शन। तो मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है ट। प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के अंतिम जो अक्षर है वो पंचम अक्षर अनुनासिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है इनमें कौन शुद्ध जो शब्द है? तो 21 का होगा सी ऑप्शन, आशीर्वाद। आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी शब्द है। ठीक है, क्या है? शुद्ध वर्तनी शब्द। उसी प्रकार देखिए अनुकूल की यदि बात करें तो अनुकूल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अनुकूल। इसको ईश्वर जो है ऐसे लिखा जाता है, ईश्वर जो है ईश्वर। उसके बाद देखिए केंद्रीय। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विवरण चिन्ह कौन सा है? विवरण चिन्ह कौन सा है? 22 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए इसको कहते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार होता है। ठीक है, पूर्ण विराम होता है ऐसे, पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद देखिए विषम्यादिबोधक का चिन्ह इस तरह होता है। ठीक है, विषम्यादिबोधक का चिन्ह इस तरह जो है होता है, और अर्ध विराम का चिन्ह जो है इस तरह होता है, अर्ध विराम। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो बी ऑप्शन, क्या? तत्पुरुष। तो नेत्रहीन शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। नेत्रहीन में तृतीय तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का उदाहरण हे रस भरा, ठीक है, करुणापूर्ण, पदलिस और मेघाक्षत्र मदान्ध है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 की यदि बात करें तो 24 है कि अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? बी ऑप्शन, जंगम। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम है। जंगम का पर्यायवाची शब्द अस्थायी, अस्थिर, चलनशील, गगनशील, चलायमान आदि है। अनैच्छिक का विलोम होता है ऐच्छिक। अनेकता का विलोम होता है एकता। कहता नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बी ऑप्शन, भलाई का बदला बुराई। नेकी का फल बदी यानी भलाई का बदला बुराई। नेकी कर दरिया में डाल, मुहावरे का अर्थ है नेकी करके भूल जाना चाहिए, फल की
आशा नहीं करनी चाहिए। नाम बढ़ाए दाम, मुहावरे का अर्थ है किसी का नाम हो जाने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। नेकी और पूछ पूछ, इसका अर्थ होता है उपकार करने में पूछने की क्या आवश्यकता। नेक्स्ट 26, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ए ऑप्शन देव जो ऋषि। देवर्षि का सही संधि विच्छेद होगा देव जो ऋषि। और परिच्छेद का सही होगा संधि विच्छेद परि जोड़ छेद। संस्क्रांति का होगा सम जोड़ क्रांति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? 27 का ए ऑप्शन अजर। तो अजर, देखिए जिसे कभी बुढ़ापा न आए, एक शब्द है अजर। युवा या युवती होने की अवस्था के लिए एक शब्द है यौवन। रोष से भरा हुआ के लिए एक शब्द है रुष्ट। क्वेश्चन नंबर 28 कहता शुक्ल का विलोम कौन हो सा शब्द होगा? तो बी ऑप्शन कृष्ण। शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण। सरस का विलोम होगा नीरस। निःशुल्क का विलोम होगा सशुल्क। सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य। नेक्स्ट, प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो 29 का बी संबोधन कारक। तो प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं, इस वाक्य के प्यारे देशवासियों में संबोधन कारक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए कि जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अहो, अजी, अरे, ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 30 होगा कि सही संधि विच्छेद का चयन करें। ठीक है। विपज्वाल, तो देखिए विपज्वाल का सही संधि विच्छेद होगा विपद जोड़ जाल। विपद जोड़ जाल, विपद जोड़ जाल, ए ऑप्शन क्या होगा? विपद जोड़ जाल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।